हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग लगा रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स की प्रैक्टिस सेट, और इसमें ओवरऑल देखें तो 29 प्रैक्टिस सेट हो चुका। आज का ये 30 प्रैक्टिस सेट होगा, और इसे अगर देखें तो घटना चक्र का ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। स्टेनो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर और पोस्ट के लिए जो है एग्जाम है, तो उसी से संबंधित फुल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विकल्प वैसे पुल्लिंग शब्द बताना, इसमें से कौन सा हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द इसमें से बताना है कौन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट तेजस्वी। तेजस्वी शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द होता है। और बाकी इसमें जो लिखा हुआ है तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हिंदी में। यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया गया कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण क्या बन जाता है। ठीक है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर अगर स्त्रीलिंग कर देंगे तो काला जो विशेषण शब्द है ये किस रूप में लिखा जाएगा, तो काला का विशेषण हो जाएगा काली। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे जो काला विशेषण है, ये शब्द का रूप क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग करेंगे तो काली हो जाएगा। और जैसे कि कहा जाता है काली रात। ठीक है, तो इस तरीके से इसका विशेषता क्या हो जाएगी, रात की काली है। चलिए अगला प्रश्न है, उर्दू शब्द सौदा बहुवचन में क्या रूप होता है। तो ऐसे उर्दू शब्द अगर हम बात करें जो आकारांत रहने के पर भी जो है हिंदी के बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है ये सौदा। ठीक है, सौदा शब्द, दरिया शब्द, ये सभी क्या है, ये एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है इनमें से। देखिए 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ठीक है, छ, त्र, श्रा और ज्ञ, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। अब यहाँ पे अगर देखिए तो इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, तो सा पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा सा। सा जो होता है वो संयुक्त व्यंजन नहीं होता। तेजाब में कौन सी संज्ञा, अगले प्रश्न बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो तेजाब में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे संज्ञा हो जाएगी इसका, ये द्रव्य है। ठीक है, एक प्रकार का द्रव है, तो ये द्रव्यवाचक संख्या के अंतर्गत आएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करेंगे तो व्यक्ति और वस्तुओं के मध्य जो पारस्परिक संबंध अगर जहाँ प्रकट होता है वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है, तो वहाँ पे संबंध होता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो विशेषण के मुख्यतः अगर हम देखेंगे तो 4 भेद होते हैं। आंसर बी ऑप्शन है। पहला उसमें आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा कौन सा हो जाता है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चौथा हो जाता है संख्यावाचक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के इसके क्या होते हैं, भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण को 2 प्रकार में बांट दिया जाता है, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। साथ ही साथ संख्यावाचक जो विशेषण है इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक को हम अन्य और पार्टों में बांट सकते हैं, जैसे 4 पार्ट में, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। तो इस तरीके से इसके डिवाइड हो, लेकिन मुख्यतः देखा जाएगा तो 4 ही भेद होते हैं विशेषण के। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 7। 7 अगर कहीं जहाँ पे संख्या व्यक्त हो रहा है जिस शब्द से, उसका क्या हो जाएगा, वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से संख्या लगती है तो वहाँ पे संख्यावाचक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो लड़का किताब पढ़ रहा है, अब लड़का क्या है, कर्ता है, किताब क्या है, कर्म है, पढ़ रहा है क्या, क्रिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे कर्ता कर्म क्रिया का प्रतिबंध चला है, तो कर्ता कर्म क्रिया हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यहाँ पे उड़ रही कौन सी क्रिया है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही जो है ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, यहाँ पे कर्ता जो है, जो चिड़िया है, इसके द्वारा स्वयं उड़ने का कार्य किया जा रहा है, संपन्न हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्मक हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग इसमें से कौन सा है। कर्ता कारक के परसर्ग की बात करेंगे तो ने होता है। ठीक है, कर्ता ने, कर्म का क्या होता है, को होता है। ठीक है, संप्रदान का क्या होता है, को के लिए होता है। कारण का क्या होता है, से होता है। और एक से होता है अपादान में, जो कि अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, में जो होता है वो अधिकरण का होता है। वो कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वो कार मेरी है, इस वाक्य में कारक बताना, तो इसमें हो जाएगा
संबंध कारक, इसमें संबंध बताना है, कार किसकी है, मेरी है, तो इस प्रकार यहाँ संबंध कारक हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची बताना अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 13 में तरणी का पर्यायवाची, तरणी की पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का अन्य पर्यायवाची में आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, दिनकर, ये सभी क्या है, भानु, ये सभी क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं और इसी में से एक तरणी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 14 से लेकर 18 से तक है, ये आपको गद्यांश को पढ़ना है इस वाले को, और इस गद्यांश को पढ़कर आपको अगला उत्तर देना। तो गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। तो गद्यांश को जब पढ़िएगा तो गद्यांश के आधार पर कुछ लोग समय की कमी के बहाने अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए समय की कीमत समझना जो है आवश्यक है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता। तो गद्यांश में इसका आंसर है कि समय जब बीत जाता है तो फलप्रद नहीं होता। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। इस शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसमें देखिए आ लगा हुआ है उपसर्ग, और प्रत्यय जो लगा हुआ है वह ता लगा हुआ है। तो उपसर्ग है आ और प्रत्यय है ता। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। तो गद्यांश के अनुसार दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्वागत का विलोम क्या होता है। तो स्वागत के विलोम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्वागत अथवा सत्कार का विलोम जो होता है वो होता है तिरस्कार। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, सोच विचार कर काम करना। ठीक है, सोच विचार कर काम करना, आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताना है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। ठीक है, पुनः प्लस जन्म जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है, और ये किस प्रकार की संधि है। तो ये जहाँ पर से विसर्ग बिंदी आ जाती है वहां पर विसर्ग संधि होता है। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, मैं और मेरे मित्र, मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। यह वाक्य के किस अंश में त्रुटि है ये बताना है। तो यहाँ पे त्रुटि जो गलती किया गया है वो मैं और मेरे मित्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं और मेरे मित्र में जो मैं लिखा हुआ यहाँ पे गलती है, मैं और के स्थान पर मुझे और होना चाहिए था। ठीक है, मैं और के स्थान पर मुझे और होना चाहिए, तो यहाँ पे गलती किया गया, तो ये पार्ट हो जाएगा। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च कृतज्ञता आती है। अब ये शब्द जो है शुद्ध शब्द करना है, ये अशुद्ध लिखा हुआ उच्च कृतज्ञता किस ऑप्शन में शुद्ध रूप से लिखा हुआ ये बताना, क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसका शुद्ध रूप से अगर हम देखेंगे तो ये सी पार्ट में इसका सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी गलत है। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, सी पार्ट करेक्ट। चलिए, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के 4 चरण होते हैं पहले तो इसके विषम जो चरण होते हैं वो पहले और तीसरे, मतलब विषम चरण मतलब कि पहला तीसरा, और सम चरण मतलब दूसरा और चौथा। तो पहले और तीसरे में इसकी 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में इसकी 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो पहला और तीसरे चरण में कितना होता है, 13 मात्राएं। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे चरण में पूछता तो 11 मात्राएं हो जाती। ठीक है, अपने के लिए लड़ना धर्म है, यहाँ पे कौन सा उचित एक वाक्य भरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने स्वअत्व के लिए। ठीक है, स्वअत्व के लिए। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, स्वअत्व। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो ये शुरुआत किया गया था 2015 में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो किया गया था, ये आपके युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रदान करती है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी आपके रीजनिंग जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया था, ये एक यूनानी राजदूत था। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव जो है किसने रखा था। तो ये जो रखा गया था 1904 में कर्जन के द्वारा। ठीक है, कर्जन ने रखा था, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्जन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में। तो ये आया था मार्च 1946 में, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके सदस्य में स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस थे,
और ए बी अलेक्जेंडर थे। तो ये भी नाम याद रखिएगा, कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक का प्रावधान किसके बारे में है? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये देखिए 25 से 28 तक आपका मूल अधिकार का एक प्रावधान है, और इसमें 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान 25 से लेकर 28 तक करते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? इनमें से तो अनुच्छेद जो 54 है भारत के संविधान का, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, विधानसभा के नामांकित नामित सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी पार्ट है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय और आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? ये बताना। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 में हो जाएगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई, शक्ति के बारे में बात कही है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के कितने नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिसमें तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 नगर निगमों को एकीकृत करना है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? इनमें से तो उस नदी का नाम क्या है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, और गंगा नदी ही जो है सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसमें से तो नवेगांव, गुगामल, ताडोबा, बांधवगढ़। तो यहाँ अगर हम बांधवगढ़ देखते हैं तो ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है? बांधवगढ़ जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? तो खरीफ की फसलों की कटाई की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए 3 प्रकार की फसलें भारत में उगाई जाती है, रबी, खरीफ, जायद। रबी की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। खरीफ की बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई इसकी अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, और इसके बाद जायद की फसलों की बुआई जो होती है मार्च अप्रैल में होती है, उसकी कटाई जो होती है जून तक कर लिया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को ने कितने सन में स्टील का उत्पादन शुरू किया था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड में स्थित है, और ये अगर हम बात करेंगे तो 1912 में यहाँ से स्टील का उत्पादन शुरू हो गया था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को नापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को नापने की इकाई होती है इसमें से एंगस्ट्राम। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है? तो देखिए MS वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प जो है डॉक्यूमेंट की प्रिंट की जाने वाली कॉपियों की संख्या को निर्दिष्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? तो उसका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा रॉबर्ट हुक। वह जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है विषमपोषी। क्या कहा जाता है? विषमपोषी कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से संचारी रोगों का इनमें से कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो वह है मधुमेह। मधुमेह संचार के माध्यम से नहीं फैलता। ठीक है, अब संचारी रोग किसे कहते हैं? तो जो रोग होते हैं रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में दूषित भोजन, जल, वायु, संपर्क, कीटनाशक, जानवर आदि के कारण जो फैल जाता है उन्हें संचारी रोग कहते हैं। लेकिन मधुमेह एक ऐसा रोग है जो संचारी रोग नहीं है, ये दूसरे के माध्यम से नहीं फैलता। ठीक है, बाकी संचारी रोग में चेचक, खांसी, जुकाम, क्षय ये सभी आते हैं। चलिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? स्वपोषी की बात करेंगे
तो देखिए स्वपोषी वह जीव होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अकार्बनिक पदार्थों से सौर ऊर्जा की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे हो गए। तो इसमें स्वपोषी क्या हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। आंसर इसका 43 का ए पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 44 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट मूल्य वर्धित विधि के नाम से जानते हैं। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है, कौन से इन्होंने कौन सी नृत्य सीखा हुआ है हेमा मालिनी। तो 45 की आंसर की बात करेंगे तो इन्होंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं इनमें से। तो जाकिर हुसैन जो फेमस हैं वो किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है, तो तबला वादक हैं, तो प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो यहाँ आंसर तबला वादक हो जाएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो कौन सा देश 2031 वर्ष विश्व कप की मेजबानी करेगा क्रिकेट विश्व कप की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, भारत और बांग्लादेश करने वाला है। आंसर ए पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें आईफा अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है चुना गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये चुना गया था रणबीर कपूर को। सर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है रणबीर कपूर को प्रदान किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है आलिया भट्ट को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें 12th फेल है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, मार्च 2024 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। तो उनका नाम क्या है, तो राजकुमार विश्वकर्मा है जिन्हें मुख्य सूचना आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। यह हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का खिताब जीता है। तो आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया इसमें से, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। किसको हराया था, तो हैदराबाद सनराइज को हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम मैथ का। क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन जो आपके दिया गया किससे, मैथ से क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिया गया, तालिका दिया गया है। आप तालिका को पढ़ के हमें जो है इसका उत्तर देना है। दिया गया है इसका कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देना। तालिका 6 अलग अलग स्कूलों की 6 अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। इसमें हमें बताना क्वेश्चन ये है, ठीक है। स्कूल क्यों और स्कूल आर, स्कूल क्यों और स्कूल आर को मिलाकर कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों और स्कूल एस और टी को मिलाकर कक्षा 6 में पढ़ने वाले, मतलब कि ये वाला क्लास पढ़ने वाले छात्रों का संबंधित अनुपात ज्ञात करना है, क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो हमें जैसे अनुपात ज्ञात करना है दो क्लासों का, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरे को उठा के जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज में अनुपात निकालेंगे। जैसे कि क्यू और आर अगर हम निकालते हैं, क्यू प्लस आर, ठीक है। तो क्यू और आर में कक्षा 9 में कितने छात्र हैं, तो देखिए क्यू में कितने हैं, क्यू में 157 है, आर में 143 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 157 प्लस 143, दोनों को जोड़ने के बाद ये आ जाएगा आपका 300, ठीक है। अब इसी प्रकार पूछा गया आगे कि एस और टी में जो कक्षा 6 में पढ़ने वाले क्लासों के कुछ छात्रों की संख्या कितनी है, तो 142 है प्लस 144 है, 144, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 142 144। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो 286। अब इन दोनों का अनुपात तो 300 अनुपात 286 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लिए थोड़ा सा तो हो जाएगा ये 150, दो बार का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 150 अनुपात 143 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया है कहाँ पे, ए पार्ट में दिया गया, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं था, ज़्यादा इजी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया गया है, दिया गया यदि कोण 5y प्लस 62 डिग्री और कोण 22 डिग्री प्लस y ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, तो y का मान हमारा ज्ञात करना है। देखिए जब दो कोण संपूरक होते हैं तो उन दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, अब यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 5 1 6y प्लस 62 और प्लस 22 2 2 4 6 2 8 84 बराबर 180 के।
तो 6y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 84। तो 6y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 84 हो जाएगा 96। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 एकम 6 3 6 का 36 16 डिग्री। y का मान कितना आ जाएगा 16 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा 16 डिग्री राइट है, ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया गया है देखते हैं। दिए गए समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे बनाते हैं समतल भूमि पर जो है P बिंदु है ये, ठीक है, और यहाँ से उन्नयन कोण जो बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री बनता है। इस तरीके से उन्नयन कोण बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया उन्नयन कोण, ये हो गया 30 डिग्री उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये जब 30 डिग्री हो गया तो यहाँ पर बनता है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये P बिंदु है। अब यदि मीनार की ऊंचाई कितना दिया गया 110√3, माने 110√3 इसका ऊंचाई दिया गया है। तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना, मतलब इसके यहाँ से हमें ये दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बेसिकली मान लेते हैं ये R बिंदु है, तो Q और R क्या है आपका मीनार है। तो इसके यहाँ से बिंदु से धरातल वाले बिंदु से यहाँ के P बिंदु तक दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए त्रिभुज ये बनेगा, समकोण बनेगा। यहाँ पे हम लगाएंगे tan 30 लेंगे। tan 30 बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। बेस हम इसको मान लेते हैं x है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 110√3 और बेस है x। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 110√3/x। तो x बराबर पक्षांतर इस तरीके से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 110 इंटू √3 हो जाएगा, माने कि 110 इंटू 3 हो जाएगा ये, यानी कि 3 एकम 3 एकम 3 330। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 से 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 3 से 30 मीटर हो जाएगा, यही हमें बताना था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 330, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यदि cos 5 अल्फा, ठीक है, यदि cos 5 अल्फा बराबर sin अल्फा, और दिया गया है कि 5 अल्फा जो है वो न्यून कोण है, ठीक है, ये मान दिया गया है, तो हमें ज्ञात किसका करना है tan 2 अल्फा का मान। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस sin अल्फा जो दिया गया इसको हम cos टर्म में बदल लेंगे। ठीक है, तो cos 5 अल्फा बराबर sin अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे अब दोनों पर तरफ cos हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको हम कंपेयर करेंगे, तो 5 अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा के। तो यहाँ पे एक अल्फा इधर आ जाएगा, तो सो जाएगा 6 अल्फा, 6 अल्फा बराबर 90 के। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। हमें निकालना क्या है tan 2 अल्फा, तो हमें tan 2 अल्फा निकालना है। तो हमारा जो है 6 अल्फा tan 2 अल्फा, तो 2 गुणे 15 डिग्री, ये हो जाएगा tan 2 इंटू 15, तो मतलब tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है अभी ऊपर बताया 1/√3 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा 1/√3, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर 3 और y बराबर -4 होने पर 64x³ प्लस 38x² प्लस 20xy² प्लस y का क्यूब याद करना। तो यहाँ पे y का मान और x का मान हम इसमें रख देंगे, और रखने के बाद इसको सॉल्व करिएगा, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। तो इसको आप रख के करिएगा और बताइएगा इसमें कमेंट में किसका 55 का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इजी है, कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, तीन धनात्मक संख्याओं में से किन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो परिणामी योगफल 154, 148, 132 प्राप्त होता है। तीन मूल संख्याओं का औसत कितना होगा ये बताना। अब तीनों संख्याएं मान लेते हैं हम x, y और z है। ठीक है, तो कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का औसत, तो हम पहले दो संख्याओं का औसत निकालते हैं, प्लस इसमें तीसरी संख्या जोड़ देते हैं, तो ये हमारा मान प्राप्त होता है 154 के। ठीक है, इसके बाद दूसरा कह रहा है कि हम दूसरी संख्या जोड़ते हैं y प्लस जेड अपान 2 कर देंगे, तो औसत हो जाएगा, प्लस पहली संख्या इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारा मान निकल के आएगा 148। फिर कह रहा है z प्लस एक्स को अगर हम जोड़ते हैं बाई 2 करते हैं, औसत निकालते हैं, तो हमारा y एक संख्या जोड़ देंगे, तो हमारा मान प्राप्त होता है 132। तो इस प्रकार तीन समीकरण हमारे प्राप्त हो जाते हैं। तो इन तीनों समीकरणों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में
इसके बाद हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपान टू, एक्स वाई प्लस जेड अपान टू, ठीक है। इसके बाद प्लस जेड प्लस एक्स अपान टू बराबर क्या हो जाएगा 154 प्लस 148 प्लस 132, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ये x प्लस वाई प्लस जेड। अगर हम यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लेंगे सभी में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 4z के, ये बराबर तीनों जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 434 के। अब इसके बाद हम 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 434 बाई 2 कर देंगे तो 217 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 217। तो अब सिंपली इनका जो है योग निकल के आ गया, तो एवरेज का हो जाएगा बाई 3 कर देंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज हो जाएगा 217 बाई 3, यानी कि 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से 21, 3 दूनी 6, एक बच जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका क्या 72 सही 1/3, इसका औसत है 72 सही 1/3। तो परिणामी औसत क्या हो जाएगा 72 सही 1/3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, दिया गया है कि यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है, ठीक है। निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 5/6 के बराबर, तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या करना है। मान लेते हैं पहली संख्या क्या है a, तो x मान लेते हैं, तो x का 45% बराबर है ये y का, दूसरी संख्या y है, इसका 6/5 के बराबर है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो x इंटू 45/100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6y/5। अब इसको सॉल्व कर लिए, 5 से अगर इसको काटते हैं 5 दूनी 10, ठीक है, 5 9 45, 5 चौक 20, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बचेगा क्या 3x बराबर 4 दूनी 8y, ठीक है। तो x अनुपात y यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका मान 8:3 के, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही निकालना था, तो 8:3 इसका राइट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 जो दिएगा वो आपको करना है, सिंप्लीफिकेशन का है, इसको आप करिएगा, फिर बताइए इसका आंसर क्या आ रहा निकल के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 को सरल करना है। 59 में दिया गया है कि 1/1/2, 1/1/3, 1 - 1/4 डैश 1 - 1/23 तक दिया गया है। अब हमें इसको सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू यहाँ पे घटाएंगे 2 एकम 2, 3 एकम 3 में से एक जाए 2/3, यहाँ अगर हम घटाएंगे 4 एकम 4 में से एक जाए 3/4 डैश 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 23, ऐसे 23 एकम 23 में से एक जाएगा तो यहाँ पे 22/23 बचेगा, ठीक है। अब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 ऐसे कैंसिल होते जाएगा, 22 तक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 23, तो 1/23 हो जाएगा, चूंकि गुड़े में था इसलिए 1/23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी था, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 ml होगा, ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60। चार नंबर क्वेश्चन में बता रहा है 5 लीटर है, इसका दशमलव भिन्न बताना है कि 195 मिलीमीटर कितना होगा, ये बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं 5 लीटर का x दशमलव भिन्न 195 मिलीमीटर है, मतलब कि 5 लीटर मतलब 5 लीटर को अगर मिलीमीटर में बदलते हैं तो 5000 मिलीमीटर हो जाएगा, इंटू इसका x बराबर कितना है 195 का, ये क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है। चूंकि 1 लीटर बराबर हो जाएगा, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर बराबर हो जाएगा 5000 मिलीलीटर। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, 195/5000 कैंसिल जाएगा 5 से, ठीक है, 5 तिया 15, 5 9 45, 5 एकम 5, नीचे 1000 आ जाएगा, ऊपर 39 है, तो अब क्या करेंगे हम दशमलव लगा के 039 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 0.039 ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है 61 क्या दिया गया है, दिया गया है कोई संख्या है जो इसमें कौन सा सबसे छोटा भिन्न जोड़ा जाएगा कि योगफल जो हो पूर्ण संख्या बन जाए इसमें, ठीक है। तो 3 सही 3/2, 2/3, ठीक है, 3 सही 2/3, 7/12, 4 सही 9/36,
ये दिया गया है तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको हम और भिन्न में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा 11/3 प्लस 79/12 प्लस 17/4 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर हम एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 चौक 12 तो 11 चौक 44, 12 से तो 79, 4 तियाँ 12 तो 17 तियाँ 51 हो जाएगा। सॉल्व करिए तो हो जाएगा 174/12, यानी कि इसको अगर हम और डिवाइड करते हैं तो 14 सही 1/2 आ जाता है, ठीक है। 14 सही 1/2 आ जाता है। अब जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हमें इसको पूर्ण संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 1/2 जोड़ देते हैं तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 15, ठीक है। 14 सही 1/2 में अगर हम प्लस 1/2 ऐड करते हैं तब हमारी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी 15। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/2, अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, तो 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। हमें यही बताना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक छात्र गणना करते समय 97 को गलती से 79 पढ़ लेता है, उसकी परसेंटेज में गणना में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना। तो देखिए परसेंटेज वृद्धि या कमी अगर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसी प्रकार की त्रुटि होती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 97 जो है इसको गलती से 79 पढ़े तो घटा देंगे, बटे 97 से हम डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो हमारा निकल आएगा परसेंटेज में त्रुटि। तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करिएगा तो 97 में से 79 घटाइएगा, इसके बाद 97 से डिवाइड करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 18.5% की त्रुटि की गई। तो 18.5% हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में पास हुए, 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, यदि 8% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए तो दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फेल अभ्यर्थियों का हम बैनारेख बना लेंगे इस तरीके से। ये 8 क्या है, फेल हैं दोनों में, ठीक है। तो 8 जब फेल हैं दोनों में तो हमारे जो 45% विद्यार्थी किस में पास हैं, इतिहास में पास हैं। तो इसमें फेल कितने हुए, तो 100 माइनस 45 मतलब कि 55। अब 55 में 8 दोनों में, इसमें से 8 फेल हैं तो टोटल बचा कितना, प्योर बचा 47, ठीक है। 47 इतिहास में फेल हो गए। इसके बाद दिया गया है फिर हिंदी, तो हिंदी में उत्तीर्ण हुए 60%, तो फेल कितने हुए, तो 100 माइनस 60 ये बराबर हो जाएगा 40 फेल हो गए, ठीक है। 40 फेल हो गए तो हिंदी में टोटल प्योरिटी कितनी आई, 32 फेल हुए, ठीक है, क्योंकि 8 दोनों में फेल हैं। तो 32 8 40, 32 प्योर हिंदी में से फेल हैं। 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी और हिस्ट्री दोनों में फेल हैं। तो इस तरीके से हमारा फेल होने का परसेंटेज पता चल गया, कितना हो गया, 47 प्लस 8 प्लस 32। तो 8 2 10, 47 10 47 10 87, ठीक है। ये 32 है, 40 10 70 10 80 7 87% जो है फेल विद्यार्थी हो गए ओवरऑल। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, 100 माइनस 87, यानी कि 13% उत्तीर्ण हुए, मात्र पास हुए, ठीक है। तो इस प्रकार हम निकालेंगे, यहाँ पे 13% आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 6 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो 10% लाभ है, माने कि 1/10 है, यानी कि 10 रुपये का सामान 11 रुपये में बेचेगा, ये एसपी हो गया, एससीपी हो गया। और इसके बाद 7% लाभ है, यानी कि ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए अभी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कह रहा कि इन दोनों का डिफरेंट, मतलब कि 3% बराबर कितना दिया गया है, 3% बराबर 6 रुपये का दिया गया। तो 1% कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 100% क्या हो जाएगा, 200 रुपये। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, तो यहाँ पे हमारा यही आंसर हो जाएगा, 200 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य ही पूछा गया था, क्रय मूल्य 200 रुपये हो जाएगा। डी पार्ट ए भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट ही दिया गया तो डिफरेंट निकाल लीजिए, इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा 200 रुपये, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1120 रुपये, ठीक है, और 205 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है। तो छूट देने के बाद भी 15% का क्या होता है, लाभ होता है।
तो 15% मतलब 15/100 मतलब 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3/20 का लाभ, यानी कि 20 रुपये की सामान है 23 रुपये में बेचा जाता है। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब देखिए, ठीक है, तो हमारा जो है एसपी और सीपी पता चल गया रेशियो में। तो यहाँ पे जो दिया गया सीपी 1120, यानी कि 20 रेशियो के दिया गया है 1120, तो एक रेशियो के कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 56 क्या आ जाएगा, एक रेशियो बराबर 56 क्या आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वस्तु का अंकित मूल्य। तो हम पहले वस्तु का सीपी निकालेंगे, सीपी है 23 रेशियो 23 × 56 करेंगे तो ये हमारा, सॉरी सीपी नहीं एसपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। तो एसपी है 23 23 × 56 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23 × 56 बराबर 1288 रुपये। ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। अब जब एमआरपी निकाला जाता है अंकित मूल्य, तो क्या होता है उसमें डिस्काउंट प्लस एसपी मतलब विक्रय मूल्य को जोड़ देते हैं तो हमारा एमआरपी हो जाता है। डिस्काउंट हमारा 205 रुपये है प्लस एसपी हमारा 1288 रुपये, इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका जाएगा 1493 रुपये। तो यही राइट आंसर हो जाएगा 1493। ठीक है, ये एमआरपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा, सीपी हमारा दिया है, सभी पता हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 है, मोना ने आभूषणों के 2 सेट 4000 रुपये में खरीदे, प्रत्येक 4000 में खरीदे। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। तो इस पूरे लेन देन में होने वाले उसके कुल लाभ या हानि का गणना करना है। तो 4000 रुपये का प्रत्येक सेट है, यानी कि एक सेट का 4000 रुपये, तो दोनों सेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8000, 4×2 = 8000 रुपये हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार दोनों आभूषण सेट का विक्रय मूल्य यानी एसपी कैसे निकलेगा, एसपी बराबर निकलेगा ये एक पर 8% का लाभ, यानी कि 4000 का 108/100, और प्लस दूसरे पर कितना है जो है दूसरा क्या है, दूसरा हानि होता है कितना 6%, तो यानी कि 94/100 कर देंगे। तो हमारे पर ये हमारा टोटल ओवरऑल विक्रय मूल्य पता चल गया कितने में बेचा गया। यहाँ से 2 शून्य कैंसिल करेंगे या 40 × 108 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 40 × 94 हो जाएगा। 40 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 108 + 94। ठीक है, 40 को कॉमन रहेगा और 8 × 4 = 12, 9 × 1 = 10, 2 × 1 = 3। ठीक है, आप इसको गुणा करिए, 4×2 = 8, 0 4 × 3 = 12, तो कितना हमारा आ जाएगा। ठीक है, 8 × 4 = 12, 9 × 1 = 10 और 1 × 1 = 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से 4×2 = 8। ठीक है, 4×2 = 8, 4×0 = 4×2 = 8, ये 8080 हो जाएगा। ठीक है, 8080 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो लाभ हमारा कितना हुआ, लाभ कैसे निकालेंगे, जो सेलिंग प्राइस है 8080, इसमें से हम एसपी को सीपी में से घटा देंगे। सीपी है 8000 रुपये, तो हमारा 80 रुपये क्या हुआ, लाभ हो गया। टोटल ओवरऑल कितना लाभ हुआ, 80 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ आंसर ही हो जाएगा 80 रुपये का लाभ। बी डी पार्ट इसका करेक्ट है, बी पार्ट। ठीक है, 80 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। दिया गया है संख्या, इसका औसत दिया गया 30। ठीक है, x का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो 32 + 34 + 38 + 21 + 26 + x, इसका हमें औसत दिया गया कितना, 30 दिया गया है। ठीक है, अब 30 दिया गया है मतलब ये टोटल कितना, इसका औसत निकालेंगे तो 6 बार 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका औसत ये हो जाएगा 30 के। यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो आपको निकल के x का मान आ जाएगा इजीली। ये सभी जुड़ जाएगा, 151 + x हो जाएगा और 6 × 30 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 180 - 151, तो x बराबर हो जाएगा आपका 29। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 29, सी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन है, यदि 60 लीटर दूध के मिश्रण में 40% दूध है और मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें कितना प्रतिशत दूध मिलाना होगा, ये बता देना है। तो देखिए 40% दूध है, 60 लीटर के मिश्रण में 40% दूध मतलब कि 100, अगर पूरा ओवरऑल लीटर है तो 40 उसमें दूध है और पानी का मात्रा 6 है, और दूध की मात्रा अगर 60 करना है तो हमें पानी की मात्रा इसमें 40 हो जाएगा अगर 60 होगा तो। इस तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पे
तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 4 6, नीचे 6 और 4। तो इनको अब हम देखिए, ये पानी है, ये दूध है। अब दूध की मात्रा हमें बढ़ाना है तो पानी की मात्रा को हम सेम करना होगा। तो हम करेंगे इसको 3 से गुणा, इसको 2 से गुणा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8, ऊपर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, इधर हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 4 तियाँ 12। ठीक है, तो हमारा पानी की मात्रा बराबर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है इसमें जो मात्रा बढ़ाया जा रहा है वो कितना है। तो देखिए दूध कितना मिलाना होगा। ठीक है, तो हमें मिलाना होगा 10 रेशियो के, 8 10 18 होता है, तो यहाँ पे 10 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें दिया गया है क्या, 60 लीटर मिश्रण दिया गया है। तो 60 लीटर मिश्रण दिया गया 12 8 20 रेशियो के, 20 रेशियो के बराबर 60 लीटर मिश्रण। तो 1 रेशियो के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 लीटर मिश्रण। तो हमें 10 रेशियो का ज्ञात करना है, तो 10 गुणे 3 कर देंगे, तो यानी कि 30 लीटर हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार इसमें हम अगर कितना दूध मिला दें, 30 लीटर और मिला दें, तो हमारा 60% दूध हो जाएगा। तो आंसर 30 लीटर इसका सही, 68 का क्या है 30 लीटर। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। हमें 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2 था। अब से 5 वर्ष के बाद सुधीर की आयु पूछा गया है। तो मान लेते हैं सुधीर और आशीष ये दोनों की आयु है 5:7, तो इसका 5x हो गया, इसका 7x हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार अगर देखते हैं तो 12 वर्ष पहले मतलब 5x में से 12 वर्ष घटा देंगे, बटे 7x में से 12x घटा देंगे, तो ये हमारा अनुपात कितना था, 1/2 था। यहाँ से 75 इस तरीके से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x माइनस 12 दूना 24 बराबर 7x माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे इधर पक्षांतर करने तो 10 माइनस 7 माने 3x, और इधर हो जाएगा 24 माइनस 12, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 4। अब जब x बराबर 4 आ गया तो हम सुधीर की आयु निकाल सकते हैं। कितना हमने माना था 5x, तो 5x मतलब 5 गुणे 4 कर देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना 5 वर्ष बाद का ज्ञात करना, तो इसमें 5 वर्ष और जोड़ देंगे तो 20 5 25 वर्ष हो जाएगा सुधीर की आयु 5 वर्ष बाद। तो आंसर ये 25 वर्ष हो जाएगा। ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब पूछा गया कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम लेंगे इनका तीनों का एलसीएम, तो ये हो जाएगा टोटल कार्य हमारा आ जाएगा 60 रेशियो के। तो यहाँ से हो जाएगा 10 छक 60, 6 कार्य क्षमता इनकी, और 12 पंचे 60, 5 कार्य क्षमता इनकी, और सी प्लस ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 6 दाहियम 60 मतलब 10 कार्य क्षमता। ठीक है, तो ये समय हो जाएगा, कार्य क्षमता मतलब ये समय हो गया, कार्य क्षमता 6 5 10 हो गया। तो अब टोटल अगर जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 6 + 5 + 10/2 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 10 5 15 6 21/2 के। तो ए के द्वारा कार्य जो किया जाएगा वो कितने में किया जाएगा। तो हम अगर ए को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हमारा मान 21/2 है। तो बी प्लस सी का मान क्या है, 5 कार्य क्षमता है, तो ए प्लस 5 बराबर 21/2 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 21/2 माइनस 5, ए बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 11/2 हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता 11/2 आ जाएगी। तो इस प्रकार इसको टोटल समय कितना लगेगा 60 कार्य करने को, तो 60/11 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 60 दूना 120/11 दिन टोटल कार्य करने में ए को लगेगा। ठीक है, 120/11 दिन लगेगा ए को कार्य करने में। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, 70 होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णा 6 घंटे में बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करता है। ठीक है, बिंदु मान लीजिए ए है और बिंदु बी है, ये 6 घंटे में यात्रा करता है इसका, और 5 घंटे में बिंदु बी से वापस ए पर आ जाता है, 5 घंटे लेता है। ठीक है, 5 घंटे लेता है। इसके बाद पूछा क्या गया है, ए और बी एक सीधे राजमार्ग पर एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है, 220 मील दूर है। ठीक है, तो पूरी यात्रा में कृष्णा की औसत चाल पूछा गया। अब औसत चाल के लिए हम क्या करते हैं, औसत चाल जो निकाला जाता है
एवरेज स्पीड, तो उसके लिए फार्मूला होता है जो 220 दूरी है तो दो बार, एक बार जाएगा एक बार आएगा तो गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो समय है उनको हम डिवाइड कर देंगे टोटल समय से, तो 6/5, 6 + 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 11, तो 220 × 2/11, 11 दूना 22, यानी कि 20 आ जाएगा। 20 दूना 40 मील प्रति घंटा इसका जो है क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगी। यही हमें निकालना, तो 40 मील हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72, एक नाव धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, और जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए 10 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन मान लेते हैं इसमें नाव की चाल क्या है, नाव की चाल क्या है ये बताना है, ठीक है। नाव की चाल हम मान लेते हैं, नाव की चाल माना x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल मान लेते हैं, धारा की चाल बराबर हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तब प्रश्न के अनुसार इन दोनों के चालों का योग और 8 घंटा का समय लेती है, मतलब चाल गुणा समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी के, तो 80 किलोमीटर की दूरी चलते हैं, यानी कि x + y के बराबर 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार x - y बराबर x - y इंटू 10 घंटे में दूरी तय करते हैं 80 किलोमीटर ही, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, 8। दोनों को अगर समीकरण एक दो को हाथ सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान पता चल जाएगा जो पूछा गया है। यहाँ पे अगर दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो y से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमें निकालना था, चूंकि नाव की चाल x हमने माना था और नाव की चाल ही पूछा गया था, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें नाव की चाल के बजाय धारा की चाल पूछता तो धारा की चाल हम क्या करते, y निकाल लेते हैं, यहाँ पे x बराबर 9 आया है तो धारा की चाल हो जाती 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। एक निश्चित अवधि के लिए 986 रुपये पर साधारण ब्याज 5% साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए, ये P1 मान लेते हैं, दिया गया है 5% रेट के लिए समान अवधि के लिए जो है 1296 रुपये पर साधारण ब्याज 62 रुपये कम है, यानी कि P1 दिया गया है 986 रुपये, P2 का मान क्या हो जाएगा, दिया गया 1296 रुपये, और इसके लिए भी समान 5% ही रेट है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 1296, अगर इसका हम समान SI निकालते हैं तो 1296 × 5 × T बटे 100 करते हैं, माइनस 986 × 5 × T बटे 100 करते हैं, तो ये हो जाएगा 62 रुपये के अंतर में। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपका आंसर T जो है समय निकल के आ जाएगा, ठीक है। दोनों में सेम है, क्या सेम है, 100 को उधर गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा इधर, ये 1296 × 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6480 इंटू T, ये हो जाएगा आपका 986 × 5 मतलब 4930, T बराबर हो जाएगा 6200, तो उधर चला जाएगा, इसको आप घटाइएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1550, T बराबर 6200, तो T बराबर हो जाएगा 6200 बटे 1550, ठीक है। यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, T का माना जाएगा 4 बार जाएगा तो 4 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर, 4 वर्ष आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या सही है, 4 वर्ष। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि एक 50 ओवर वाले क्रिकेट के एक मैच में पहले 20 ओवर में रन रेट जो था वो कितना था, 5.2 था। अब 344 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष जो 30 ओवर बचे हैं उसमें कितना रन रेट होना चाहिए, मतलब कितने औसत रन से रन बनना चाहिए। तो 20 ओवर में जो रन रेट था वो कितना था, 5.2, तो कुल रन 20 ओवर में कितने बने, तो 20 × 5.2, यानी कि कुल रन बन गए 20 × 500, 20 दूना 40, यानी 104 रन टोटल बन गए। तो 20 ओवर, अब शेष ओवर कितना बचा है, 50 - 20 मतलब कि 30 ओवर शेष बचा है। 30 ओवर शेष में आवश्यक रन कितना होना चाहिए, तो 344 टोटल, 104 बन चुके हैं, तो हमें ज़रूरत कितना है घटा देंगे तो हो जाएगा 240 रन चाहिए 30 ओवर में।
ठीक है, तो इसके लिए औसत रन रेट कितना हो जाएगा, तो 240/30 कर देंगे, 3 और 24 मतलब 8 रन पर ओवर हमें चाहिए। तो यही हमारा एवरेज हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या पढ़िए। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सभी स्वर एक साथ साथ अगर आए तो इस प्रकार के शब्द, मतलब कंप्यूटर जो दिया गया, कंप्यूटर के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो देखिए, जो सभी स्वर के बार बार आने से अगर बात करें कि एक साथ आए सभी स्वर, ठीक है, टोटल अक्षर कितने हैं, 8 हैं। कुल स्वर इसमें कितने हैं, कुल स्वर इसमें है ओ यू ई, ठीक है, यही 3 स्वर हैं कुल। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब सभी स्वरों मतलब तीनों स्वरों को अगर हम एक मान लेते हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं, तो कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल अक्षर तब कितने हो जाएंगे, कुल अक्षर हो जाएंगे 6। ठीक है, कुल अक्षर कितने हो जाएंगे 6। तो अब संख्या क्रमबद्ध विन्यासों की संख्या क्या हो जाएगी, तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 जो हमने हटाया है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये गुणे 6 फैक्टोरियल का हो जाएगा, और गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा। इन सभी को गुणा करिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4320। ठीक है, तो यही 4320 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैथ के क्वेश्चन होते हैं। अब हम देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन, बस इसके बाद प्रैक्टिस सेट को एंड करते हैं। चलिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है 76, आइडेंटिफाई द सेंटेंस का पार्ट हमें आइडेंटिफाई है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, ग्रामेटिकली नॉट करेक्ट है, ये बताना है कौन सा इसमें से कहाँ पे त्रुटि दिया गया है, बेसिकली ये बताना। तो दिया गया है द बॉडी व्हिच स्टोल द मनी वाज कॉट बाय द पुलिस। अब यहाँ पे जो हुच लिखा है, यहाँ पे गलती कहाँ किया गया, हुच में किया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हुच के बजाय होना चाहिए था हु। ठीक है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त जो सब्जेक्ट है बॉय, सब्जेक्ट क्या है, लिविंग बीइंग है, मतलब सजीव है। सजीव के साथ हुच नहीं लगता, सजीव के साथ हु लगता है। हुच जो लगता है वो निर्जीव के साथ लगता है। तो गलती कहाँ किया गया है, हुच में। तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है वहाँ पे। दे आर टेरेबली बिजी विथ डैश वर्क। ठीक है, दे आर टेरेबली बिजी विथ डैश वर्क, यहाँ पे क्या भरेंगे। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव केस है, प्रोनाउन दियर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन, वाक्य में सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे है। ठीक है, दे आर टेरेबली, तो दे के साथ हम दे का प्रयोग करके प्लूरल नंबर में करते हैं, और इस प्रकार जब प्लूरल नंबर में करेंगे तो यहाँ पे इसका दियर का प्रयोग किया जाएगा। दे के साथ जो है दियर का प्रयोग करते हैं, तो आंसर बी पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही प्लेज वेल, ही हैज नॉट बीन सेलेक्टेड इन टीम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे कंजंक्शन दो का प्रयोग करा जाएगा। दो मतलब यद्यप या फिर हालांकि। तो यहाँ पे जो वाक्य का अर्थ निकल रहा है वहाँ पे हालांकि आएगा। यद्यप ही प्लेज वेल, उसने अच्छा खेला वेल, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो जाएगा टीम में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दो का प्रयोग सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में हमें बताना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची किसका, ग्लेरियस का पर्यायवाची। ग्लेरियस मीन्स होता है आनंददायक। ठीक है, आनंददायक। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा स्प्लेंडिड। ठीक है, इसका मतलब भी शानदार आनंददायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटोनिम बताना है। बिलो लिबर्टी का एंटोनिम, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, इसका हो जाएगा डिपेंडेंस। ठीक है, डिपेंडेंस, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब परितंत्र या पराधीनता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में भी हमें एंटोनिम बताना है। इलेगेंट। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम गिवन द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इलेगेंट का हमें एंटोनिम बताना है। इलेगेंट मतलब होता है सुंदर, सुंदर या शिष्ट कह सकते हैं, या फिर जो है मनोहर कह सकते हैं। तो इसका जो हमें विलोम हो जाएगा ऑकवर्ड। ठीक है, ऑकवर्ड मतलब अशिष्ट या कुरूप या नाड़ी, तो ऑकवर्ड हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, चूज द वर्ड व्हिच मींस द सेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब कि हमें इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट, मतलब कि शीघ्रता पूर्वक से बड़ी मात्रा में जल को पीना अथवा भोजन करना क्या कहा जाता है। तो उसको एक शब्द में कहते हैं गल्प, जो कि ए पार्ट दिया गल्प, गप गप जिसको कहते हैं निगलना। ठीक है, सिप, सिप मतलब चुस्की लेना। चोक मतलब सांस रुकना। स्विस मतलब चाबुक की मार।
तो यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सही रूप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो एसिमिलेट जो लिखा हुआ है ये सही रूप से डी पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है अपनाना। एग्रेशन में कहाँ पे गलती करी गई है, तो ए डबल जी होना चाहिए था, जो कि सिर्फ जी है, तो इसलिए गलती यहाँ पे की गई है। अपीयरेंस में भी यहाँ गलती की गई, तो अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस, तो यहाँ पे जो ई है ये गलती किया गया, यहाँ पे ए होना चाहिए था। एसेसिनेशन में देखा जाएगा तो ए डबल एस होना चाहिए, जो कि सिंगल एस लिखा इसलिए करती है, तो गलती जो सही रूप से वो डी पार्ट में है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली वर्ड, मतलब गलत वर्ड बताना है इनमें से। 34 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। वैक्सीन जो है गलत रूप से लिखा है, इसका सही रूप से लिखा जाता है VACCINE, और यहाँ पे सिंगल रूप से लिखा गया था, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन 85 में हमें बताना है पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। द बॉयज एब्सेंटेड देमसेल्फ फॉर 2 days। यहाँ पे एब्सेंटेड देमसेल्फ जो लिखा है गलत है, इसका सही रूप से क्या होता है। देखिए वाक्य में सुधार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके पश्चात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य प्रयोग किया जाता है, जैसे एब्सेंट अवेल प्राइड एंड प्लम, मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है क्या है, नो इम्प्रूवमेंट सही होगा, ठीक है, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। द बॉय दैट द बॉय हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड द प्रेसिडेंट वाज ऑब्वियस। ऑब्वियस का हमें समानार्थी अर्थ बताना। ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, ऑब्वियस मतलब क्या होता है, स्पष्ट, तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑब्वियस का अर्थ होता है कि लड़के ने अध्यक्ष को नहीं पहचाना, मतलब यह स्पष्ट था कि लड़के ने अध्यक्ष को नहीं पहचाना, ठीक है। तो इस शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा क्लियर, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। फाइंड द वर्ड दैट मीनिंग अपोजिट। रिपेल का अपोजिट बताना। रिपेल मतलब होता क्या है, रिपेल का अर्थ होता है अत्यधिक तीव्रता वाली ध्वनि, जो कि पक्षियों को प्रतिकर्षित करती है। तो रिपेल मतलब पीछे हटाना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अट्रैक्ट। अट्रैक्ट इसका ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, व्हिच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। ओविंग टू बैड वेदर द एरोप्लेन कुड नॉट लीव इन इट्स ऑफ प्लेन टाइम ऑफ डिपार्चर। गलती कहाँ पर किया गया ये बताना। तो इस सेंटेंस में अंडरलाइन पॉइंट इन इट्स जो दिया गया है, इन इट्स जो दिया गया है, ये इसमें प्रोपोजिशन इन के स्थान पर एट का प्रयोग करना होता है, जो कि गलती किया गया है यहाँ पे। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ एट का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज नॉट करेक्ट। द इजिप्टियंस फर्स्ट मेड पेपर आउट ऑफ फॉर्म व्हिच ग्लोइंग अलोंग विथ रिवर नील। किस वाले ऑप्शन में गलती किया गया। तो 89 में अगर हम देखते हैं सेंटेंस के अंडरलाइन पार्ट जो है आउट फ्रॉम के स्थान पर आउट ऑफ होना चाहिए था, ठीक है, आउट ऑफ का प्रयोग यहाँ पे उचित होगा, तो आउट फ्रॉम में एरर किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को हमें रीअरेंज करना है। इम्पेशेंसली फॉर द मूवी वी सेट वेटिंग, ठीक है, यहाँ पे हमें इसको और टू बिगन मतलब रीअरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले हम आएगा आर मतलब वी सेट वेटिंग इम्पेशेंसली फॉर, यानी आर के बाद पी इम्पेशेंसली फॉर द मूवी टू बिगन, ठीक है, हम लोग वेटिंग कर रहे थे बैठे हुए धैर्यता से वेटिंग कर रहे थे तो मूवी शुरुआत होने का। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 91 में भी हमें रीअरेंज करना है। द मिनिस्टर टोल्ड, मंत्री ने कहा, हैव ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी देम दैट बिजनेस सो एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट। इसको अगर हम एक रूप से क्रम व्यवस्थापन में अगर हम करते हैं रीअरेंज, तो हो जाएगा द मिनिस्टर टोल्ड देम। द मिनिस्टर टोल्ड देम मतलब पी के बाद आर आएगा। द मिनिस्टर टोल्ड देम दैट बिजनेस हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो पी आर क्यू इसके बाद हो जाएगा एस, टू स्पेंड इनटू न्यू मार्केट्स। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। चूज द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे भरना है आर्टिकल फॉर सिंगल आइटम बीइंग इन द सुपर मार्केट यू नीड टू गो टू डैश लास्ट काउंटर। क्या भरा जाएगा इसमें, देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, लास्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है, और इसके पहले हमें द का प्रयोग करना होगा, द लास्ट काउंटर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट हो जाएगा। नो, यहाँ पे कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं हो जाएगा, बाकी नीचे में द का प्रयोग है, मतलब फॉर सिंगल आइटम बिलिंग इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में भी हमें भरना है, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स अ ट्री टू मार्क सेलिब्रेशन ऑफ दिस बर्थ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर फेस्टिविटीज। ठीक है, फेस्टिविटीज। तो दोनों जो ब्लैंक स्थान पर इस पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, द यंग किंग ऑफ नेपाल मतलब एक स्थिरता की बात की जा रही है, और सेलिब्रेट होगा उसका बर्थ, तो ये भी जो है एक स्थिरता है तो निश्चित हो रहा है, जो सेलिब्रेशन है वो निश्चित होना, उत्सव की बात किया जाए तो जहाँ पे निश्चित काम आ जाता है वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे निश्चित काम आ जाएगा उसको द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे द हो जाएगा दोनों जगह, आंसर ए पार्ट करेक्ट। फाइंड द वर्ड मीन्स द सेम अंडरलाइन वर्ड। द स्नैक्स सर्व एट द वेडिंग वर डिलेशियस। डिलेशियस का हमें बताना है वर्ड सेम कौन सा इसमें से। डिलेशियस मतलब होता क्या, डिलेशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। अब स्वादिष्ट का हमें इसमें सेम अर्थ कौन देता है, तो स्वादिष्ट का हमें इसमें से टेस्टी जो है इसका सेम अर्थ देता है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, मतलब अ कलेक्शन ऑफ लाइन्स। इसको अगर हम एक शब्द में वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, शेरों का एक समूह को हम कहते हैं प्राइड। क्या कहते हैं, प्राइड कहा जाता है, आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है, आंसर क्या है, सी ऑप्शन। हर्ड मिस होता है हाथियों का समूह, पैक मिस जानवरों का समूह, ट्रूप मिस होता है सैनिकों का समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक जो है आपको ये पैसेज है, पैसेज से आंसर देना। ठीक है, डिस्पर्स्ड विलेज के बारे में यहाँ पे बातें कही गई, तो आप इस पैसेज को पढ़िएगा। ये इस तरीके से पैसेज लिखा हुआ है जिसको आपको पढ़ना है, पॉज करके वीडियो को इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस टू द साइज ऑफ द डिस्पर्स विलेज इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, डिस्पर्स विलेज का जो फैलाव है चारों ओर कर्नाटका में, वो क्या डिटरमाइन करता है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो घरों की संख्या कर्नाटक के भागों में बिखरे हुए गाँव के आकार को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैसेज का अगर दूसरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका आंसर आपको निकल के आएगा। ठीक है, तो 96 का आंसर क्या है, सी पार्ट है। नंबर ऑफ हाउसेस को डिनोट करती हैं। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ सच विलेज, इस प्रकार के विलेज में का स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरह के गांव का मुख्य लक्षण होता है उनकी सीमाओं का ना होना, इनकी सीमाएं नहीं होती, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल कंसर्न फॉर पीपल लिविंग डिस्पर्स विलेज। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो बिखरे हुए गांव में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक चिंता का विषय जो है वो है सेफ्टी का, तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। Which phrase from the passage best describe the opposite of dispersed village? डिस्पर्स्ड विलेज का विपरीत अर्थ मतलब विलोम क्या हो जाएगा, न्यूक्लिएटेड विलेज। इसमें से क्या हो जाएगा, न्यूक्लिएटेड विलेज, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ डू द पर्सन इन द विलेज डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्पर्स विलेज में रहने वाले लोग अपने आप को मार्शियल आर्ट का प्रयोग करके बचाते हैं, तो बाय यूजिंग मार्शियल आर्ट इसका राइट आंसर है, ए पार्ट सॉरी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इतनी मेहनत से बनाते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। चलिए आज का वीडियो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।